हेलो फ्रेंड्स, मनवा स्क्रीन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ द कैलामिटी ऑफ द एंड टाइम्स का थर्ड पार्ट। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना, और चाहो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बीच में जो को सावधान रहने के लिए चेताया, क्योंकि 3 रैंक 2 ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वे विशाल म्यूटेंट चू। जो ने कहा कि वोल्डाई में बहुत ही कमजोर म्यूटेंट्स होते हैं, और पूछा कि क्या लिंग समय सोचता है कि वो उन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लिंग ने जवाब दिया कि वह उन्हें लड़ने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा। उसने जो से कहा कि उनकी असली शक्ति को देखो। फिर उसने उन चूहों से क्रिस्टल्स निकाले और उन्हें खा लिया, जिससे उसकी एवोल्यूशन एक्टिवेट हो गई। उसने घोषणा की कि यही उसकी असली ताकत है। अब वह एक थर्ड स्टेज म्यूटेंट था। जो घबरा गया, सोचते हुए कि थर्ड स्टेज सच में बहुत खतरनाक होती है और उसे तुरंत मारने के लिए अपनी सारी ताकत झोंकनी होगी। उसने बुदास ब्लड एक्टिवेट किया और तेज रफ्तार से हमला कर दिया। लेकिन पहले ही हमले में उसे ऐसा काउंटर अटैक मिला जैसे कुछ हुआ ही न हो। लिंग ने पूछा कि क्या यही उसकी पूरी ताकत है। जब जो ने एक पूरा पंच मारा, लिंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक है, और पूछा कि क्या यही सब कुछ है जो उसके पास है। जो चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत उस पर असर नहीं कर रही। लिंग ने फिर जो को जमीन में पटक दिया, लेकिन जो ने उस गैप का फायदा उठाकर अपनी ग्रोथ एबिलिटी से भागने की कोशिश की। जब वह भाग रहा था, लिंग ने चिल्लाकर कहा कि यह सब बेकार है। वह जल्दी ही उसे ढूंढ लेगा और उसे धीरे धीरे मार देगा, और फिर उसके पूरे परिवार को भी खत्म कर देगा। भागते हुए जो एक पेड़ की जड़ पर टेलीपोर्ट हो गया, सोचते हुए कि यह सच में थर्ड म्यूटेंट की शक्ति है। उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी ऐसा कुछ नहीं देखा था और कल्पना भी नहीं की थी कि यह इतना ताकतवर हो सकता है। उसने सोचा कि सारी टीम तैयार और स्किल्ड होने के बावजूद भी शायद वे लिंजिया का सामना न कर सके। उसे जल्दी कोई समाधान निकालना था। लेकिन अचानक उसने देखा कि आकाश लाल हो गया है। दरअसल चांद लाल हो गया था, और जो को एहसास हुआ कि यह ऐसा कुछ नहीं है जो एक लेवल 3 म्यूटेंट कर सके। वह सोचने लगा कि क्या चल रहा है। उसी समय आसमान में एक और संघर्ष चल रहा था। जो को एहसास हुआ कि इसमें और लोग भी शामिल हैं। जब वह उससे डिस्ट्रैक्टेड हुआ, लिंजिया चुपके से आया और पूछा कि क्या वो स्किल उसकी थी। क्या वह सच में सोचता है कि वह उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लिंजिया ने फिर अपनी पूंछ से जो को इतनी जोर से मारा कि वह जंगल से बाहर उड़ गया और एक चट्टान पर जा टकराया। लिंजी ने पूछा कि वह अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके भाग क्यों नहीं रहा, और कहा कि अब वह नहीं भाग सकता, वह अब यहीं मरेगा। लेकिन उसी पल आकाश में हो रहा संघर्ष सब पर असर डालने लगा। ऐसा लगा जैसे समय पूरी तरह से रुक गया हो। जो को एहसास हुआ कि उसका शरीर तो हिल नहीं सकता, लेकिन वह सोच सकता है और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है। उसने इसका फायदा उठाकर नीली लपटों से एक कंडेंस्ड लेजर दागा। जैसे ही समय फिर से सामान्य हुआ, लिनियर की एक आंख उस हमले से नष्ट हो गई। फिर भी उसने बस पीठ मोड़ी, जो को जिंदा छोड़ दिया और जंगल की तरफ भाग गया। टीम दौड़ते हुए वहां पहुंची और पूछा कि क्या जो ठीक है। उसने कहा कि लिनियर भाग गया और अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने ये भी कहा कि यह दुनिया अब और भी ज्यादा अजीब और खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि 2 फिगर्स अभी अभी आसमान में प्रकट हुए थे और सब कुछ बदल रहा था। इसने जो को उसकी पिछली जिंदगी की याद दिलाई, जब वह एक कैंप में था, जो दरअसल एक सर्वाइवर्स का कैंप था। लेकिन वहां उसके साथ कैदी जैसा बर्ताव किया जा रहा था। मर्सनरीज ने कहा कि उन्होंने उसे गांव में पाया था और वहीं लाए थे। उनके बॉस ने पूछा कि किंचन गांव में कितने ज़ॉम्बीज हैं, और जो ने जवाब दिया कि हजारों हैं और वहां जाना बेहद खतरनाक है। मर्सनरीज मजाक उड़ाने लगे, कहते हुए कि हजारों तो कुछ भी नहीं और जो सिर्फ एक बेकार लूजर है। फिर बॉस ने पूछा कि वहां सबसे हाई रैंकिंग ज़ॉम्बी कौन है और कितने हैं। जो ने जवाब दिया कि वहां एक रैंक 4 ज़ॉम्बी है और वह अकेला है। बॉस संतुष्ट हुआ, कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और जो को हैंडकफ्स पहनाने का आदेश दिया। उसी पल जो को एहसास हुआ कि वहां के कमजोर इंसानों को गुलाम बना लिया जाता है। जो ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक आग की दीवार उसके सामने प्रकट हो गई, जिसने रास्ता रोक दिया। चीफ मर्सनरी ने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा कि क्या वह सच में भागना चाहता है, और जो ने जवाब दिया कि वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें खुद भगवान ने चुना है। बॉस ने कहा कि उसके जैसे कमजोर लोग गुलाम ही बनते हैं, यही स्वाभाविक है। फिर वर्तमान में जो उसी जगह पर था जहां पिछली रात वह नीली रोशनी गिरी थी। उसने खुद से कहा कि शायद यह किसी हाई स्किल यूजर की वजह से था। उसने सोचा कि जाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने ताकतवर हैं कि वे खुद ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जो ने तय किया कि वह इस स्थिति की जल्द से जल्द जांच करेगा। उस इलाके का विश्लेषण करते हुए उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा था,
जैसे किसी उल्का पिंड ने टक्कर मारी हो और उसके बीच में एक तीव्र चमक दिखाई दे रही थी। जब उसने पास जाकर देखा तो पाया कि यह गड्ढा एक विशाल क्रिस्टल की वजह से बना था। उस पल जो सोचने लगा कि यह आखिर है क्या, और उसे अचानक इस क्रिस्टल को निगल जाने की जबरदस्त इच्छा महसूस होने लगी। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने देखा कि एक और इंसान तेजी से उसकी ओर आ रहा है। जो ने सहजता से उस हमले को चकमा दिया। उस इंसान ने पूछा कि वह कौन है और क्या सच में वहां कोई सर्वाइवर था। उसने जो को देखा और टिप्पणी की कि जो बहुत अलर्ट है और उसमें अच्छा पोटेंशियल है। जो ने संदेहपूर्वक कहा कि वह पीछे हट जाए और पूछा कि वह कौन है। उसने खुद को शिमो तकाहाशी बताया, एक थर्ड स्किल यूजर। जो ने उसे खतरे के रूप में देखा और उस पर हमला कर दिया, लेकिन शिमो तकाहाशी ने तुरंत टेलीपोर्ट कर लिया और आसानी से हमला टाल दिया। वह हंसने लगा और कहा कि जो तो मजाक भी नहीं समझता और यह स्पष्ट कर दिया कि वह उसके परिवार या दोस्तों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। जो ने उस प्रिमिटिव क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए पूछा कि वह आखिर है क्या। उसने जवाब दिया कि उसे लगा था कि जो वहां यह पता करने आया है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि जो एक अवेकेंड नोविस है। जो चुप रहा, एक्सप्लेनेशन का इंतजार करता रहा। फिर शिमो तकाहाशी ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी ऑनलाइन गेम्स खेले हैं और बताया कि वह क्रिस्टल एक अपग्रेड आइटम की तरह है। उसने कहा कि स्किल यूजर्स ज़ॉम्बी क्रिस्टल्स खाकर इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम वे केवल 4th रैंक तक ही पहुंच सकते हैं। उससे आगे जाने के लिए उन्हें एक प्रिमिटिव क्रिस्टल की जरूरत होती है। शिमो तकाहाशी ने अपनी मैटर मैनिपुलेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस प्रिमिटिव क्रिस्टल का एक टुकड़ा अलग किया और जो की ओर फेंक दिया। जो ने संदेह जताया और कहा कि वह जानता है ये फ्री नहीं है और पूछा कि बदले में वह क्या चाहता है। शिमो तकाहाशी ने जवाब दिया कि वह इंटेलिजेंट है और कहा कि भविष्य में उसे जो जैसे पोटेंशियल वाले लोगों की जरूरत होगी। लेकिन उससे पहले उसने सलाह दी कि जो को अपना यूजर लेवल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उसने एक चेतावनी भी दी, इस वर्तमान दुनिया में देवता मौजूद है। इतना कहकर वह क्रिस्टल समेत गायब हो गया, जो को पूरी तरह से शॉक में छोड़कर। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि अपनी पिछली जिंदगी में भी नहीं। जो सोचने लगा कि इस दुनिया में देवता आखिर कैसे होते होंगे, सोचते हुए कि शायद वह इंसान पागल था। लेकिन फिर उसे वह बात याद आई जो उस आदमी ने पहले उससे कही थी और वह सोचने लगा कि क्या यह सच हो सकता है। क्या इस नई दुनिया में सच में देवता मौजूद हैं? क्या यह एपोकलिप्स उनसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? जब वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था, तभी एक अजीब एनर्जी ठीक उसी जगह पर प्रकट हुई जहां पहले वह क्रिस्टल था। यह एक और क्रिस्टल था, लेकिन अलग। यह प्रिमिटिव क्रिस्टल नहीं था। जो सोचने लगा कि क्या यह क्रिस्टल उस कोर से निकला है जो पहले वहां था। अचानक वह क्रिस्टल सीधे जो के सीने की ओर उड़ने लगा और उसके साथ मर्ज हो गया, जैसे उसकी एनर्जी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने के लिए। उसका शरीर मानो एनर्जी के एक तूफान में गिर गया हो, जैसे एक भयंकर दबाव ने उसके चारों ओर की हर चीज पर कब्जा कर लिया हो। उसी समय लोग जो को फिर से ढूंढना शुरू कर चुके थे। हमेशा की तरह कोई चिंतित था, कोई पूछ रहा था कि वह कहाँ गया। मैंने नोटिस किया कि अचानक एक घना कोहरा आ गया है और शिकायत की कि वह अपने भाई को देख भी नहीं पा रही। शियाओ ने कहा कि यह सच में बहुत अजीब है, क्योंकि दिन पूरी तरह साफ था और कोहरा आने की कोई वजह नहीं थी। मैंने चिढ़कर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी बात यह है कि जब वह अपने भाई को ढूंढ लेगी तो उसका सिर फोड़ देगी। फिर जैसे ही उसने किसी को परछाइयों में चलते देखा, उसने बिना सोचे उस पर अपने स्टाफ से वार कर दिया। लेकिन वह जो नहीं था, वह एक ज़ॉम्बी था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह एक ज़ॉम्बी था, मैं घबरा गई और अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्रीचर को ट्रैप कर लिया। तभी शियाओ ने उसके कंधे को छुआ, जिससे वह लगभग चिल्ला ही पड़ी। शियाओ ने उससे कहा कि वह कोई आवाज न निकाले, क्योंकि ठीक उनके सामने एक आकृति थी जो घने कोहरे में ढकी हुई थी। मैंने डरते हुए पूछा कि क्या वह कोई भूत था, लेकिन शियाओ ने जवाब दिया कि भूत इस दुनिया में नहीं होते। फिर भी वह आकृति लगातार पास आती रही, जिससे मैं और भी नर्वस हो गई। और उसने जोर देकर कहा कि उसके नजरिए से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे उन्होंने सच में कोई भूत देख लिया हो। शियाओ ने कहा कि ज़ॉम्बी की एक होड़ का सामना करने के बाद यह कुछ भी नहीं है। अचानक वह आकृति बस एनर्जी में बदल कर बिखर गई और मैं पूरी तरह से डर गई। बोली कि यह तो सच में भूत ही हो सकता है। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक विशाल लाइट पिलर को आकाश की ओर उठते हुए देखा और मैंने घबरा कर पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने सोचा कि शायद कोई इमोर्टल कल्टीवेशन प्रक्रिया चल रही है,
लेकिन शियाओ ने शिकायत की और उससे कहा कि वह मनोअस पढ़ना बंद करे क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी उसने तय किया कि वह करीब जाकर देखेगा कि असल में हो क्या रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि वह जाए, लेकिन शियाओ ने अपनी बुडा ब्लड एबिलिटी एक्टिवेट की और आगे बढ़ गया। वह और मैं ने अपनी ग्रोथ ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, शियाओ ने उसे चेतावनी दी कि यह बहुत खतरनाक है और उसे वहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं ने जवाब दिया कि यही वजह थी कि वह उसे अकेले नहीं जाने दे सकती थी। तभी उसने जो को देखा, जो उस विशाल क्रिस्टल द्वारा अब्सॉर्ब हो रहा था और पूरी तरह से एक एनर्जी डोम के अंदर कैद था। शियाओ ने उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की ताकि जो को बचा सके, लेकिन वह उसे छू तक नहीं सकी। शिकायत की कि यह तो हिल भी नहीं रहा। तभी वह क्रिस्टल टूट गया, जिससे एक विशाल एनर्जी बाहर निकली और जो ने उस लाइट पिलर के केंद्र में अपनी आंखें खोली। बाद में जो घर पर अपने बेड पर जागा, चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ जो बहुत परेशान थे। मैंने कहा कि वह आखिरकार जाग गया और शियाओ ने बताया कि वह पूरे दिन अनकॉन्शियस था। उसकी माँ गुस्से में थी, शिकायत कर रही थी कि वह ठीक से ठीक हुए बिना ही घर से निकल गया, और इससे भी बुरी बात, उसने कोई कम्युनिकेशन डिवाइस भी साथ नहीं लिया। लेकिन लाओ ने उससे कहा कि वह इतनी सख्त मत बने, आखिरकार अब सब कुछ ठीक है। जो थोड़ा कंफ्यूज था, उसने पूछा कि असल में हुआ क्या था, और मैंने कहा कि वह भी यही सोच रही थी। वह एक नीली रोशनी के गोले में घिरा हुआ था जो अचानक टूट गया। जो कुछ समझ नहीं पा रहा था जब तक कि उसने सीधा मैं की ओर नहीं देखा अपनी अब नीली आंखों से। उसे मैं के चारों ओर कई सिस्टम्स तैरते हुए नजर आए। उस पल उसने सोचा कि अब पैकेज पूरा हो चुका है। उसके पास अब अपोकलिप्स था, सिस्टम था, थोड़ी शक्ति थी और यहाँ तक कि कल्टीवेशन भी। जरा और ध्यान से उस सिस्टम को देखने पर उसे पता चला कि मैं की उम्र 16 साल थी। उसके पास ग्रोथ नाम की फर्स्ट लेवल स्किल थी और यह भी दिख रहा था कि अगले लेवल तक इवॉल्व करने के लिए उसे कौन कौन से आइटम्स चाहिए। मैंने देखा कि जो अजीब बिहेव कर रहा है, तो उसने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जो और भी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि वह उन स्क्रीन्स को देख रहा था और सोच रहा था कि यह सब आखिर है क्या। उसे समझ आया कि वह उनसे इंटरैक्ट नहीं कर सकता। यह ज्यादा कैरेक्टर शीट की तरह था। जब उसने अपनी माँ के सिस्टम को देखा तो पाया कि उसकी उम्र 52 साल है। उसकी स्किल का नाम है फर्स्ट ऑर्डर रेडिएंट प्यूरिफिकेशन और उसे इवॉल्व करने के लिए 3 सेकेंडल ज़ॉम्बी क्रिस्टल्स की जरूरत है। इवॉल्व करना संभव था, लेकिन सीधे 5th ऑर्डर तक पहुंचने का मौका बहुत ही कम था। शियाओ, जिसकी उम्र 28 साल थी, के पास बुडास ब्लड नाम की फर्स्ट ऑर्डर स्किल थी और उसे 5th ऑर्डर तक जाने का 12% मौका था, जिसके लिए उसे 2 क्रिस्टल्स की जरूरत थी। फिर जो को एहसास हुआ कि उस जानकारी के अनुसार केवल प्राइमोर्डियल क्रिस्टल कोर्स ही एबिलिटीज को हायर ऑर्डर्स तक बढ़ा सकते थे, लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम थी। सिस्टम यह भी नहीं दिखा रहा था कि अगर एवोल्यूशन फेल हो गया तो परिणाम क्या होगा। भले ही अब उसके पास एक प्राइमोर्डियल क्रिस्टल कोर था, वह उसे इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और इसके अलावा उसके पास ज्यादा समय भी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। इसलिए उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसी समय लाओ ने उसे आवाज दी कि वह जाग जाए, क्योंकि वह काफी देर से सोच में डूबा खड़ा था। जो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वह क्या कर रहा था, और लाओ ने जवाब दिया कि वह बहुत देर से बस खड़ा ही था। फिर जब जो ने लाओ की ओर देखा तो उसने देखा कि वह 51 साल का है और उसके पास जायंट ट्रांसफॉर्मेशन नाम की एक स्किल है जो अभी तक अवेकन नहीं हुई है, लेकिन जो की अपनी स्किल की वजह से उसके पास इवॉल्व करने का 100% मौका है। बिना इस एबिलिटी के लाओ की अवेकनिंग की संभावना केवल 4% थी। जो ने जवाब दिया कि वह ठीक है और उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह सोचने लगा कि अगर वह सच में देख सकता है कि लोग कौन सी एबिलिटीज अवेकन कर रहे हैं, तो यह लगभग चीटिंग जैसा है। मैंने पूछा कि अब वहां जा रहा है और जो ने जवाब दिया कि वह कहीं नहीं जा रहा। आखिरकार वह पूरा दिन वहीं था और बस थोड़ा बाहर जाकर ताजी हवा लेना चाहता था। जब जो बाहर निकला, मैंने टिप्पणी की कि वह कितना हार्टलेस है। आखिरकार सब लोग उसकी इतनी चिंता कर रहे थे। शियाओ ने जवाब दिया कि ठीक है, शायद वह बस कुछ सोच रहा था। कुछ ही देर बाद बिंग को पता चला कि जो जाग चुका है और वह बहुत खुश हुई। उसने बताया कि उसने थोड़ा खाना बनाया है और अगर वह चाहे तो वे उसे साथ खा सकते हैं। जो ने उसे धन्यवाद कहा और कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। उधर शियाओ और मैं दोनों उन्हें देख रहे थे और शियाओ ने टिप्पणी की कि जो ने क्लियरली उसका दिल जीत लिया है। मैंने जवाब दिया कि यह तो उसे बहुत पहले से ही पता था। फिर लाओ ने कुछ रिलैक्स्ड होकर शियाओ से कहा कि जो को तो लड़की मिल गई, लेकिन वह अब भी अकेला है। उसने पूछा कि वह कब तक ऐसे ही रहेगा। मैंने भी सहमति जताई और कहा कि यह सच है, क्योंकि वह हमेशा दोस्तों को तो लाता है,
लेकिन अब तक उसे कोई सिस्टर इन लॉ नहीं मिली। बाद में जब जो और बिंग खाना खत्म कर रहे थे, जो ने उसे पूछा कि क्या उसे पता है कि लिन कहाँ है। बिंग ने जवाब दिया कि नहीं, लगता है वह उसकी एबिलिटी की रेंज से बाहर चला गया है। उसने ये भी कहा कि जो ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस समय जो सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत लापरवाही कर दी। अपनी पिछली जिंदगी में वह बस एक छोटा सा किरदार था जो ज़ॉम्बी होर्ड में मर गया था, इसलिए उसने लिन पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अब इतनी बड़ी थ्रेट बन जाएगा। बिंग ने जब उसका चिंतित चेहरा देखा तो उसने कहा कि वह हमेशा ऐसा ही रहता है। उसने कहा कि जब ज़ॉम्बीज आए तो सब लोग डर गए थे, लेकिन जो शांत रहा और सभी की मदद की क्राइसिस से निपटने में। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा काम रहता है, जिससे सभी को बहुत सेफ्टी महसूस होती है। लेकिन उसके अनुसार एक अकेला इंसान सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। उसने कहा कि जो हमेशा ये बोझ अकेले नहीं उठा सकता। फिर बिंग थोड़ी शर्माते हुए बोली कि अगर कुछ भी है जो उसे परेशान कर रहा है तो वह उन पर भरोसा कर सकता है। आखिरकार वे अब एक बड़ा परिवार है। फिर वह पूरी तरह से शाय हो गई और खुद को जस्टिफाई करने लगी कि उसका मतलब ये नहीं था, बस वह सभी को अपना परिवार मानती है। जो उसकी बात पूरी तरह नहीं समझा, ने बस इतना ही कहा कि कोई बात नहीं। फिर जब उसने देखा कि कुछ लोग बालकनी में छुपकर सब सुन रहे हैं, तो उसने कहा कि उसे उन सब से कुछ जरूरी बातें करनी है। उस वक्त सभी एक दूसरे को थोड़ा हैरानी से देखने लगे। बाद में कार में जो ने सभी को सब कुछ समझा दिया। फिर उसने पूछा कि क्या वे सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं। मैंने जानना चाहा कि क्या उसे कोई ऐसा स्किल यूजर मिला है जो टेलीपोर्ट कर सकता है। बिंग एक्साइटेड हो गई, कहने लगी कि यह तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे अकेले सर्वाइवर्स नहीं हैं। लेकिन फन सहमत नहीं थी। उसने कहा कि उसके अनुसार ये इतनी अच्छी बात नहीं है। उसने समझाया कि शांत समय में लोग एक दूसरे से अच्छी तरह पेश आते हैं, लेकिन एक एपोकलिप्टिक दुनिया में इंसानों की नेचर पूरी तरह बदल जाती है। जिंदा रहने के लिए लोग इतने खतरनाक हो जाते हैं जितने ज़ॉम्बीज हैं, और जब वे पागल हो जाते हैं तो उससे भी बुरे। जो ने कहा कि यही वजह है कि उन्हें सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। उन्हें अपनी स्किल्स को मजबूत बनाना होगा, वेपन्स और सप्लाईज इकट्ठा करने होंगे और अपने घर की रक्षा करनी होगी। लाओ ने सहमति जताई, कहने लगा कि उसका बेटा सही कह रहा है, क्योंकि अगर कोई उन्हें उकसाएगा तो उसे जरूर पछताना पड़ेगा। बाद में वे उस फिश फार्म के पास थे और लाओ ने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि अंदर गन पाउडर है। जो ने इसकी पुष्टि की, कहने लगा कि वहां सिर्फ गन पाउडर नहीं और भी बहुत कुछ है। अचानक उस जगह एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और कई हथियारबंद और नकाबपोश लोग बाहर आने लगे। जो हैरान रह गया, सोचने लगा कि ये लोग कहां से आए और यहाँ क्या कर रहे हैं। जल्दी ही उसने निष्कर्ष निकाला कि ये लिन के लोग होंगे, जो शायद उसे वहां से वेपन्स निकालने में मदद कर रहे होंगे। जो ने समझाया कि पिछली बार जब वह इस फिशिंग जगह पर था, उसने गेट को बंद कर दिया था और चाबी साथ ले आया था ताकि कोई और ये न जान सके कि अंदर क्या है। लेकिन जाहिर है उन्हें इसमें कोई हिचक नहीं हुई और उन्होंने गेट उड़ाने के लिए एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब था कि उन्हें अच्छे से पता था कि वहां और भी गन पाउडर है, और एकमात्र इंसान जिसे ये पता हो सकता था वह लिन ही था। मैंने टिप्पणी की कि ये अफसोस की बात है कि वे पहले आ गए और सप्लाईज ले गए, लेकिन जो ने कहा कि बात वैसी नहीं है। फिर उसने पूछा कि क्या वे उस ग्रुप का सामना करने वाले हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से हथियारों से लैस थे। जो ने उसका सवाल अनसुना करते हुए बिंग को पुकारा और पूछा कि क्या वह पता लगा सकती है कि बाहर कितने ज़ॉम्बीज हैं। बिंग ने जवाब दिया कि इतनी दूरी से शायद वह कर सकती है। फिर उसने स्थिति का विश्लेषण किया और रिपोर्ट दी कि कुल 52 ज़ॉम्बीज हैं, 45 नॉर्मल ज़ॉम्बीज, 6 जिनके पास सेकेंडरी क्रिस्टल्स हैं और एक जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, बहुत बड़ा है और उसके पास एक काला क्रिस्टल है। जो ने कहा कि यह एक थर्ड ज़ॉम्बी है और समझाया कि उस फिश फार्म का बेसमेंट बहुत बड़ा है और वहीं सारा गन पाउडर रखा हुआ है। इसी वजह से वे वहां अंदर फायर आर्म्स का उपयोग नहीं कर सकते थे, वरना सब कुछ विस्फोट हो जाता। और इसी कारण से सभी ज़ॉम्बीज को कन्वेंशनल वेपन्स से एलिमिनेट करना भी असंभव था। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि वे ज़ॉम्बीज को ही समस्या हल करने दें। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि वे सिर्फ एक तरफ बैठकर तमाशा देखने वाले हैं, लेकिन श्याओ ने चेताया कि कोई आ रहा है। वह एक मास्क्ड मर्सनरी था जिसने तुरंत उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। सभी ने कार के पीछे कवर ले लिया और जो ने ग्रुप को अलग होने के लिए कहा। उसने कहा कि वह आगे बढ़कर समय लेगा। बुदास ब्लड एक्टिवेट करते हुए जो तेजी से आगे बढ़ा, गोलियों को चकमा देता रहा। श्याओ भी तेजी से मूव करता रहा, सभी शॉट्स को डॉज करता हुआ। जब मर्सनरी भागने की कोशिश कर रहा था,
जो ने उसे पकड़ लिया और ऐसा पंच मारा कि वह हवा में घूम गया, पूरे 360 डिग्री का चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। जो ने कहा कि वे उस आदमी को पूछताछ के लिए ले जाने वाले हैं, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ नजदीक आ रहा है। उसी समय एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया, जिसमें वो मर्सनरी भी शामिल था। जो ने किसी तरह डॉज किया, लेकिन उसे समझ में आया कि वे एक्सप्लोसिव बॉल्स थी। उस समय उसने सोचा कि यह जरूर किसी स्किल यूजर का काम होगा। बिना समय गंवाए और भी एक्सप्लोसिव बॉल्स फेंकी जाने लगी। उनमें से एक जो के हाथ को छू गई और उसने तुरंत पूछा कि वह ठीक तो है। उसने जवाब दिया कि यह इतनी गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन जानना चाहा कि क्या कोई देख सकता है कि शॉट्स कहां से आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि वे शॉट्स अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे, जिससे सटीक लोकेशन पता करना असंभव था। आवाजों से लग रहा था कि वे बहुत दूर से फेंके गए थे। शियाओ ने शॉट्स के पैटर्न को देखते हुए कहा कि ये बॉल्स पिन बॉल मशीन की तरह बाउंस कर रही है। वे लगातार फेंकी जा रही थी और जिस जगह पर वे खड़े थे वह पूरी तरह से शॉट हो रही थी। जो ने सोचा कि छुपना अब काम का नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया है। लेकिन फिर गाव ने सोचा कि यह थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि इतनी दूर से बॉल्स फेंकी जा रही हैं और इतनी सटीक लग रही है। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बहुत पास से देख रहा हो, जब तक कि कोई और स्किल यूजर शामिल न हो। उसी समय उसने एक ज़ॉम्बी को दूर से उन्हें देखते हुए पाया। थोड़ी ही देर बाद जो वहां पहुंचा और उस ज़ॉम्बी का सिर फाड़ दिया और कहा कि जैसे ही उसने ये किया, बॉल अटैक बंद हो गया। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसका शक सही था। उन्हें उस ज़ॉम्बी के जरिए देखा जा रहा था। फिर उसने सोचा कि क्या वे दो स्किल यूजर्स से डील कर रहे हैं, लेकिन फिर कहा कि शायद उससे भी ज्यादा हो। तभी मैं ने उन्हें आवाज दी, बताया कि फिश फार्म में कुछ अजीब गतिविधि हो रही है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया है। जो ने कहा कि पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि वे अब भी दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते। उधर वह आदमी जो बॉल्स को हैंडल कर रहा था सोच रहा था कि वे इतनी आसानी से कैसे बच निकले। उसने फैटमैन से पूछा कि उसने शेयर्ड विजन क्यों डिसेबल किया। फैटमैन ने जवाब दिया कि क्या उसने नहीं देखा कि ज़ॉम्बी का सिर फोड़ दिया गया था, तो अब देखना संभव ही नहीं था। उसने ये भी कहा कि वे लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगते, वे निश्चित ही बहुत स्किल्ड हैं। फिर फैटमैन ने पूछा कि उसने उन लोगों को क्यों मार डाला जिन्हें उन्होंने हायर किया था, और अब वह अपने बॉस को क्या जवाब देगा। पोल्का डॉट्स वाला आदमी बोला कि अगर पकड़े जाते हैं तो सभी को एलिमिनेट कर देंगे और कह देंगे कि वो दो बच्चे ही जिम्मेदार थे। उसने ये भी कहा कि ओरिजिनल एग्रीमेंट सिर्फ इतना था कि फिशिंग एरिया से ज़ॉम्बीज को हटाया जाए और उस प्रक्रिया में लोगों का मरना सामान्य बात है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और उनसे कहा कि अब बहुत हो गया, अब काम पर वापस लगो। वेयरहाउस का दरवाजा खुल गया है। उसी समय घर पर लाओ ने सभी को बताया कि उसने चेक कर लिया है और अब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा। मैंने पूछा कि क्या उन्हें ढूंढ लिया गया था, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने उन्हें देखा गोली चलाना शुरू कर दिया। जो ने तब कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य अभी भी फिश फार्म से सभी सप्लाईज हासिल करना है। जब तक वे ये नहीं कर लेते तब तक उन्हें स्थिति को और जटिल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे सब कुछ हासिल कर लेंगे उनके दरवाजे पर जरूर दस्तक होगी। उस समय सभी चुप हो गए, थोड़े शॉक थे। फिर मई ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि उन्हें इतना ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ने खुद कहा था कि वहां एक रैंक 3 ज़ॉम्बी है, इसलिए वे उसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाएंगे। लेकिन शियाओ ने चेतावनी दी कि उनके बीच स्किल यूजर्स भी है, इसलिए वे शायद हाई रैंकिंग ज़ॉम्बीज से भी निपट सकते हैं। फिर मई ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। फैंग ने जवाब दिया कि अगर वे हमला करने की हिम्मत करें तो बस उन्हें देखना होगा। लाओ ने सहमति जताई और कहा कि जो भी इस परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर उसने मई की ओर देखा और कहा कि बाद में वह एक्सप्लोसिव्स तैयार करने में मदद करेगी। जो सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में किसी को उस विलेज को ढूंढने में 2 महीने लगे थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1 हफ्ते में वे पहुंच गए। मर्सनरीज के इक्विपमेंट को देखकर उसे एहसास हुआ कि वे शायद आर्म्ड फोर्सेस या किसी मिलिट्री ग्रुप से संबंधित हैं। उसने ये भी सोचा कि उनकी करंट फायर पावर की तुलना में वे तो कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, उनके साथ जो स्किल यूजर्स है वो भी। अगर वे लोग वेयरहाउस में ज़ॉम्बीज को मारने में सफल हो गए और क्रिस्टल्स को अब्सॉर्ब कर लिया तो वे और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें नई स्किल्स मिल जाएंगी। जो को एहसास हुआ कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वह इसी बारे में सोच रहा था जब बिंग उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा और उससे इतना ज्यादा चिंता न करने को कहा। उसने कहा कि उसे अपने परिवार पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तभी अचानक रेडियो पर हॉन्ग की आवाज जो उन्हें पुकार रहा था। जो ने जवाब दिया कि वह सुन रहा है
पूछा कि गैंग ने बताया कि वे लोग इक्विपमेंट स्टोर में थे और वहां कुछ अजीब हुआ। उन्हें वहां जमीन पर पड़ा हुआ एक जिंदा इंसान मिला। जो ने तुरंत उस इंसान को बांधने को कहा। हैंक को समझ नहीं आया और उसने पूछा कि क्या चल रहा है। जो ने कहा कि वह बाद में सब समझाएगा, लेकिन दोबारा जोर देकर कहा कि उस इंसान को तुरंत बांधो। उसने अभी वहां कुछ स्टोर आ रहा है और बाकियों को घर का ध्यान रखना चाहिए। रास्ते में जो सोचने लगा कि क्या वो इंसान कोई स्पाई हो सकता है। उसे पता था कि वो उस इंसान को भागने नहीं दे सकता। तभी अल्किन सामने आया और बताया कि वे सुबह हॉस्पिटल गए थे और बहुत सारी दवाइयां और मेडिकल सप्लाईज ले आए। लेकिन जो जल्दी में था ने बस जल्दी में धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया, जिससे अल्किन को थोड़ा गुस्सा आया। स्टोर पहुंचकर जो ने पूछा कि वह व्यक्ति कहाँ है। हैंक ने बताया कि वह सामने बंधा हुआ है। ध्यान से देखने पर जो को यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह किसी मर्सनरी जैसा नहीं लग रहा था। जब उसने उस व्यक्ति का चेहरा ध्यान से देखा तो वह चौंक गया कि यह वही तकाहाशी था जिसने उसे प्राइमोर्डियल क्रिस्टल दिया था। अचानक तकाहाशी जाग गया और जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। जो ने उसे शांत करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन तकाहाशी लिंचिन को बंदी बनाए हुए सबको पास न आने को कह रहा था। हैंग ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वे उसे चोट पहुंचाने नहीं आए हैं। लेकिन तकाहाशी बहुत घबराया हुआ कह रहा था कि वह जानता है वे उसे मारना चाहते हैं और बार बार उन्हें दूर रहने को कह रहा था। जो ने शांत रहते हुए कहा कि ठीक है, अगर वे चाहे तो लड़की पर हमला कर सकते हैं। तकाहाशी चौंक गया और पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जो ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि उसमें हिम्मत है या नहीं, लेकिन अगर उसमें सच में हिम्मत होती तो वह बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। अगर वे तकाहाशी को मारना चाहते तो अब तक मार चुके होते। तकाहाशी ने फिर पूछा कि उसे बांधा क्यों गया। जो ने जवाब दिया कि एक अजनबी व्यक्ति उनके घर पर प्रकट हुआ तो वे और क्या करते। तकाहाशी ने सोचा कि कहीं वे लोग खुद बुरे तो नहीं हैं। जो ने थोड़े संदेह के साथ वही सवाल उस पर वापस फेंका कि वह क्या सोचता है। बिना ज्यादा सोच विचार के तकाहाशी ने कहा कि उसे मांस के साथ नूडल्स खाना है। कुछ ही देर में वह नूडल्स खा रहा था, बहुत खुश, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बीच सब लोग उसे थोड़े संदेह के साथ देख रहे थे। श्याओ ने पूछा कि क्या यह वही आदमी है जिसे जो ने उस दिन पहाड़ों पर क्रिस्टल लिया था। मैंने उसे गौर से देखा और कहा कि उसे तो यह बस एक आम बूढ़ा आदमी लग रहा है। केबी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उसने बस इतना कहा कि वह एक और कटोरी खाना चाहता है। जो को यह बहुत अजीब लगा। तकाहाशी पहले से पूरी तरह अलग लग रहा था और सबसे बड़ी बात, उसे वो मुलाकात याद ही नहीं थी। जब जो ने उसका सिस्टम चेक किया तो देखा कि तकाहाशी लेवल 78 पर है। उसकी एफिनिटी कैओस है। उसकी स्किल फर्स्ट ईयर टेलीपोर्टेशन है और इवॉल्व होने के लिए उसे 2 लेवल 2 कोर्स चाहिए। 5th रैंक तक पहुंचने की संभावना सिर्फ 17% है। जो ने सोचा कि वो पहले 3rd रैंक पर था और अब 1st रैंक कैसे। उसे शक हुआ कि क्या तकाहाशी झूठ बोल रहा है। क्या वह प्रिटेंड कर रहा है कि वह जो को नहीं जानता, या सच में उसकी मेमोरी चली गई है। इसी दौरान तकाहाशी ने एक और कटोरी नूडल्स खत्म की, अपना मुंह पोंछा और कहा कि बहुत समय बाद इतना अच्छा खाना खाया है। उसने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि अगर वे लोग न होते तो शायद वह भूख से मर जाता। जो अब और सब्र रखते हुए बोला कि अगर वह सच में धन्यवाद कहना चाहता है तो उसे वो सब कुछ बता देना चाहिए जो वह जानता है। तकाहाशी थोड़ा भ्रमित होकर बोला, क्या? जो ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा कि वह गांव में क्यों आया था। तकाहाशी ने जवाब दिया कि इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है और शायद वे लोग विश्वास भी ना करें, लेकिन उसने बताया कि वह टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके भाग निकला था। जो ने शांत रहते हुए पूछा कि वह कहां से भागा था। तकाहाशी ने बताया कि वह ज़ॉम्बीज से भाग रहा था। उसने कहा कि ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे थे और डेस्परेशन में उसने अपनी आंखें बंद कर ली, टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट किया और गांव में आ गिरा। फिर उसने देखा कि लोग बहुत शांत थे। कोई भी इस बात पर शक नहीं कर रहा था कि उसने टेलीपोर्टेशन किया, जिससे वह थोड़ा हैरान हुआ। लाओ ने बस इतना पूछा कि क्या वह शहर से है और तकाहाशी ने पुष्टि की कि हाँ, वह शहर से ही है। शियाओ ने पूछा कि वहां की स्थिति कैसी है। मई ने पूछा कि क्या आर्मी को मोबिलाइज किया गया था और क्या ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट कर दिया गया था। तकाहाशी ने बताया कि ऐसा नहीं है, शहर की हालत बहुत खराब है। पहले ही दिन जब ज़ॉम्बीज आए तो सड़कों पर पूरा चाओस फैल गया। बहुत सारे लोग कट गए, ज़ॉम्बीज बन गए और बाकी लोग हादसों, भाग दौड़ और कार एक्सीडेंट्स में मारे गए। उसने कहा कि वह एक डंपस्टर में छिप गया था, इस उम्मीद में कि कोई सर्वाइवर्स को बचाने आएगा, लेकिन दूसरे दिन उसे समझ में आ गया कि कोई भी बचाने नहीं आएगा। शहर पूरी तरह ज़ॉम्बी से भर चुका था और बचे हुए लोग बिल्कुल हताश थे।
कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक ले ली थी। जो यह सब सुनकर बोला कि सीधे मुद्दे पर आए बिना ज्यादा विस्तार में न जाए। ताकाहाशी ने तमाना कि उसने भी अपनी जान के बारे में सोचा था, लेकिन तभी उसे एक अजीब संदेश मिला। उस संदेश में लिखा कि जो लोग मौत के सामने संघर्ष कर रहे, उन्हें ज़ॉम्बीज के सिर के अंदर के क्रिस्टल्स को खाना चाहिए ताकि वे गॉड्स चोजन वंस बन सके। जो तुरंत शक में आ गया। वह सोचने लगा कि वह संदेश किसने भेजा था। उसने ये भी सोचा कि उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा होने में 1 महीने से ज्यादा लग गया था। लोगों ने एबिलिटीज और क्रिस्टल्स के उपयोग को पहचानना शुरू भी नहीं किया था, तो फिर ये व्यक्ति दूसरे दिन ही ये सब कैसे जान गया। जो सोचने लगा कि कहीं वो संदेश भेजने वाला भी उसी की तरह कोई रीबोर्न हुआ इंसान तो नहीं था। शियाओ ने जिज्ञासा से पूछा कि क्या शहर के लोग पहले से ही क्रिस्टल कोर्स के बारे में जानते थे। ताकाहाशी ने पूछा कि क्या उन्होंने इसे देखा है। मैं ने जवाब दिया कि न सिर्फ उन्होंने देखा है, बल्कि वे तीनों पहले ही कुछ क्रिस्टल्स खा चुके हैं। ताकाहाशी ने पूछा कि क्या उन सभी की एबिलिटीज अवेकन हो चुकी है, और शियाओ ने पुष्टि की कि हाँ, हो चुकी है। ताकाहाशी ने तब कहा कि वे लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि अगर उसकी टीम भी इतनी लकी होती तो सब कुछ अलग होता। शियाओ को जिज्ञासा हुई और उसने उस टीम के बारे में पूछा। ताकाहाशी ने बताया कि तीसरे दिन जिंदा रहने के लिए वह लगभग 100 लोगों के एक ग्रुप में शामिल हो गया। उसने कहा कि जैसे वे सप्लाईज इकट्ठा कर रहे थे, वैसे ही वे ज़ॉम्बीज का शिकार भी कर रहे थे। 2 दिन बाद उन्होंने 5 क्रिस्टल कोर्स पाए। फिर उस ग्रुप के 5 लीडर्स ने उन क्रिस्टल्स को कंज्यूम करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही अपनी साइकिक पावर्स अवेकन करने में सफल हुआ। बाकी 4 मॉन्स्टर बन गए और उन्हें उसी एक लीडर ने मार दिया। चौथे दिन उनका ग्रुप किसी और टीम से टकराने लगा। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, पावर्स वाले और लोगों की जरूरत पड़ी, इसलिए ताकाहाशी और कई अन्य लोगों को मजबूरी में क्रिस्टल्स खाने पड़े, इस उम्मीद में कि उनकी एबिलिटीज अवेकन होंगी। हालांकि इनमें से कई लोग मॉन्स्टर बन गए और उन्हें मार दिया गया। बाकी लोग इस अंतहीन लड़ाई में शामिल हो गए और धीरे धीरे सभी खून के प्यासे और पूरी तरह पागल हो गए। ताकाहाशी ने कहा कि वह इस हालत में जिंदा नहीं रह सकता था और किस्मत से भाग निकला। तब वह ज़ॉम्बीज के एक झुंड से भाग रहा था, लेकिन सौभाग्य से उसकी पावर्स उसी समय अवेकन हो गई। उसने टेलीपोर्ट एक्टिवेट किया और बच निकला। शियाओ को आश्चर्य हुआ ये जानकर कि अब तो स्किल यूजर्स भी एक दूसरे को रिसोर्सेज के लिए मार रहे हैं। मैंने ये सब सुनकर कहा कि वह तो गांव में रहना ही पसंद करेगी। शहर बहुत डरावना लग रहा था। ताकाहाशी ने सहमति जताई और कहा कि गांव में रहना बहुत अच्छा है, यहाँ तो खाना भी बेहतर है। उसने ये भी कहा कि उसने यहाँ उनके साथ रहने का फैसला कर लिया है, लेकिन बाकी 2 लोग इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। जो ने ही समझाया कि दुर्भाग्य से ये जगह उतनी सेफ नहीं है जितना ताकाहाशी सोच रहा था। हाल ही में वे कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे, और अगर ताकाहाशी को खाना, पानी और रहने की जगह चाहिए तो उसे दुश्मनों से निपटने में मदद करनी होगी। बाद में जब वे बाहर निकले तो बिंग ने पूछा कि क्या इंटेरोगेशन खत्म हो गया है। जो ने पुष्टि की कि फिलहाल के लिए हो गया है। उसने ये भी ताकाहाशी अब उनके साथ रहेगा और मदद करेगा। ताकाहाशी ने तब आधिकारिक रूप से खुद का परिचय दिया, भोजन के लिए धन्यवाद कहा और जल्द ही सभी ने अपना परिचय देना शुरू कर दिया। उसने सभी को भाई, बहन, चाचा और चाची कहकर झुककर प्रणाम किया, जिससे मई को आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा क्यों कह रहा है जबकि उसकी उम्र तो 30 के आसपास लग रही है। ताकाहाशी ने बड़े स्वाभाविक अंदाज में जवाब दिया कि उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। उसी पल सभी चुप हो गए। मैंने अविश्वास से पूछा कि क्या वो सच में 18 साल का है इस चेहरे के साथ। ताकाहाशी ने पुष्टि की और कहा कि वह बस बड़ा दिखता है, लेकिन असल में उसकी उम्र सिर्फ 18 है। जो ने कहा कि वह उस पर विश्वास करता है और ताकाहाशी ने उसे धन्यवाद दिया, ये कहते हुए कि उसे लगा था जो बहुत मुश्किल इंसान होगा, लेकिन असल में वह वहां का सबसे ओपन हार्टेड व्यक्ति निकला। जो ने सोचा कि सच कहे तो उसे अब कोई शौक नहीं लगा, क्योंकि उसे पहले ही सिस्टम में ताकाहाशी की उम्र देखकर झटका लग चुका था। बिना समय गंवाए जो ने कहा कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और सभी को उसके पीछे चलना चाहिए। ताकाहाशी थोड़ा भ्रमित होकर पूछ बैठा कि वे जा कहाँ रहे हैं। जो ने जवाब दिया कि वह जल्दी ही जान जाएगा। बिंग तब आई और जो को कुछ थमाया। उसने कहा कि उसे यह आइटम उस हथियारों के ढेर में मिला था जो वे लाए थे, और उसे लगा कि ये जो के लिए परफेक्ट रहेगा। उसे नहीं पता था कि जो को ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन जो ने जैसे ही उस ब्लेड का नाम देखा जो जेनहाई था, वह खुश हो गया। जो ने कहा कि उसे ये बहुत पसंद है। जाने से पहले उसने कहा कि वे 1 घंटे में लौट आएंगे और अगर कुछ भी हो तो उन्हें तुरंत बताना। बाद में रास्ते में ताकाहाशी ने पूछा कि वे जा कहाँ रहे हैं। जो ने बताया कि वे उसी जगह जा रहे हैं जहां उसे पहले कोर मिला था। ताकाहाशी चौंक गया और पूछा कि क्या वो जगह इतनी दूर है और क्या वे कार से जा रहे हैं। जो ने जवाब दिया कि नहीं,
बल्कि उन्हें तकाहाशी ही टेलीपोर्ट करेगा। तकाहाशी थोड़ा घबराया और बोला कि उसने पहले कभी इस तरह टेलीपोर्ट नहीं किया और पूछा कि क्या ये सुरक्षित है। जो ने जवाब दिया कि उसे तभी पता चलेगा जब वह ट्राई करेगा। तब तकाहाशी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वो जो को कसकर पकड़ ले। उन्होंने टेलीपोर्ट एक्टिवेट किया और वास्तव में शहर में पहुंचे, एक इमारत की छत पर। वे लगभग गिर ही गए थे, लेकिन जो ने समय रहते तकाहाशी को पकड़ लिया। जो ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वे गांव के उत्तर में पहुंच गए हैं। तकाहाशी ने जवाब दिया कि इस बात को बाद में देखें, पहले उसे नीचे उतारें। जो को एहसास हुआ कि उन्होंने एक ही बार में 3 किलोमीटर का फासला तय किया। वे अभी शहर में नहीं थे, बल्कि गांव में ही थे। जो ने कहा कि अब एक और टेलीपोर्ट करना है और उन्हें पहाड़ के पीछे जाना है। उसने बताया कि यह सब तकाहाशी की एबिलिटीज की परीक्षा का हिस्सा है। उन्होंने फिर टेलीपोर्ट किया और इस बार वे एक पेड़ की चोटी पर पहुंच गए। जाओ थोड़ा चिढ़ते हुए बोला कि क्या वह अजीब आवाजें बनाना बंद कर सकता है। तकाहाशी ने घबराते हुए कहा कि उसने पहले कभी ऐसा टेलीपोर्ट नहीं किया, वो भी किसी और के साथ। जो ने जवाब दिया कि वे बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा और सहन कर लो। तकाहाशी थका हुआ बोला कि क्या वह थोड़ी देर रुक सकता है। जो ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास समय नहीं था। आखिरकार वे उस क्रेटर तक पहुंच ही गए। तकाहाशी ने पूछा कि क्या वो जगह यही थी। जो ने पुष्टि की कि हाँ, बिल्कुल यही जगह थी। फिर उसने तकाहाशी की परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया और समझ गया कि इस टेस्ट के आधार पर वह अपनी एबिलिटी के मूलभूत पहलुओं को जान चुका है। सच कहें तो तकाहाशी की टेलीपोर्टेशन उससे भी खराब थी जितनी उसने कल्पना की थी। टेलीपोर्टेशन का सबसे अहम पहलू प्रिसिजन होता है और वह अभी तक लोकेशन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा टेलीपोर्टेशन उसके शरीर से बहुत एनर्जी खींच रही थी। तकाहाशी ने थोड़ी नाराजगी से कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। जो ने जवाब दिया कि ठीक है, लेकिन उसने ये भी पूछा कि वह कितनी देर तक और नाटक करता रहेगा। शियाओ ने हैरानी से पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। जो ने समझाया कि जब से उन्होंने तकाहाशी से मुलाकात की थी, वह उसकी असली ताकत के बारे में जानता था। इसलिए उसने उसे कहा कि अब और नाटक बंद करो और बताया कि वह सच में उनके घर में क्या चाहता है। तकाहाशी ने कंधे उचकाते हुए कहा कि वह तो बस खाना खाने गया था और अब वह कंफ्यूज हो रहा है। जो ने अचानक उस पर हमला किया, उसे मारने की कोशिश की और तकाहाशी को टेलीपोर्ट करके बचना पड़ा। वह चिल्लाते हुए भाग गया कि जो एक हत्यारा है। जो सोचने लगा कि क्या ये सब कुछ सच में फेक नहीं था। वह सोचने लगा कि इस बंदे के साथ हुआ क्या है और क्या ये वही तकाहाशी है जिसे वह पहले मिला था। तकाहाशी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अब बहुत हो गया। उसने कहा कि अगर उसे लड़ना ही है तो वह अब भागेगा नहीं और जो पर छपट पड़ा, लेकिन जो ने बस एक साइड होकर उसका हमला चकमा दे दिया। तकाहाशी जमीन पर लुढ़क गया जैसे कोई तो हो और बोला कि बहुत दर्द हुआ। जो ने हंसी रोकते हुए कहा कि कम से कम वह लड़ाई से भागा नहीं, शायद वह सच में टीम के लिए उपयोगी हो सकता है। तकाहाशी उठ खड़ा हुआ और पूछा कि क्या ये सब सिर्फ एक टेस्ट था, क्योंकि वह सच में इतना डर गया था कि उसे लगा जो उसे मार ही डालेगा। जो ने जवाब दिया कि अब वापस चलने का वक्त है, क्योंकि उन्हें उस प्रॉब्लम से भी निपटना है जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की थी। बाद में जंगल में सभी तैयार थे। जो ने बताया कि फिश फार्म 1 किलोमीटर दूर है। तय योजना के अनुसार वह, शियाओ और तकाहाशी आगे जाएंगे, जबकि बिंग और ची पीछे सपोर्ट में रहेंगे। तकाहाशी ने थोड़ी आशंका जताई और पूछा कि क्या वाकई ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें प्रोवोक नहीं किया था, तो फिर उन्हें क्यों छेड़ा जाए। जो ने जवाब दिया कि बात ऐसी नहीं है, क्योंकि वे लोग सप्लाईज पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर वे अभी एक्ट नहीं करेंगे तो आगे चलकर खतरा उन्हीं पर आएगा। जो ने यह भी साफ कर दिया कि अगर तकाहाशी चाहे तो वह वापस जा सकता है, लेकिन तकाहाशी ने गहरी सांस लेकर कहा कि वह वापस नहीं जाना चाहता, बस थोड़ा घबराया हुआ है। शियाओ ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने पहले से ही प्लान तय कर लिया था और ये मिशन इतना रिस्की भी नहीं था। तकाहाशी ने थोड़ा नर्वस होकर कहा कि अगर वो ऐसा कह रहा है तो ठीक है। इससे पहले जब वे घर पर थे, लाओ ने जो से पूछा कि क्या वह पागल हो गया है जो उस फार्म में घुसना चाहता है। जो ने समझाया कि उसका मकसद कन्फ्रंटेशन नहीं बल्कि चोरी करना है। अगर वे सप्लाईज और गन पाउडर चुरा पाएं तो उन मर्सनरीज के पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं होगी। इससे वे आगे चलकर उन पर हमला भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही गन पाउडर उनके बहुत काम का होगा। लाओ ने सहमति जताई और कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन वह ये देखने के लिए उत्सुक है कि जो एक्सप्लोसिव्स के साथ कैसा परफॉर्म करता है। शाओ ने बताया कि फार्म की सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी और पूछा कि जब वे अंदर पहुंच जाएंगे तो सब कुछ बाहर कैसे निकालेंगे। जो ने जवाब दिया कि अकेले वे शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन तकाहाशी की मदद से और उसकी टेलीपोर्टेशन से यह काम बहुत आसान हो सकता है।
ताकाहाशी ने पूछा कि क्या जो सच में इतनी रिस्क लेने वाला है, लेकिन जो ने जवाब दिया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे उसकी रक्षा करेंगे और अगर खतरा हुआ तो वह टेलीपोर्ट करके भाग सकता है। जो ने यह भी कहा कि पूरा परिवार उस पर निर्भर कर रहा है। वर्तमान में ताकाहाशी सोच रहा था कि उसने बहुत इम्पल्सिवली ये सब मान लिया। आखिर वह तो बस एक पीसफुल लाइफ चाहता था। इस बीच बिंग ने जो को एक वॉकी टॉकी दी और कहा कि वह कभी भी उससे संपर्क कर सकता है। जो ने उससे पूछा कि क्या वह वहां से फिश फार्म की स्थिति देख सकती है, और जब उसने देखा तो उसे लगा कि वहां पहले से काफी कम ज़ॉम्बीज हैं। जो बचे थे वे सेकंड और थर्ड क्लास के थे। जो को समझ में आ गया कि दुश्मन पहले ही हरकत में आ चुके हैं और कहा कि उन्हें अब जल्दी करनी होगी। उसने अपनी माँ से बिंग के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने उसे चिंता न करने को कहा क्योंकि वह उसकी रक्षा करेंगी ताकि जो आराम से जा सके। जो ने हामी भरी और वे निकल पड़े, बुदा ब्लड वाले भाई और ताकाहाशी अपने टेलीपोर्ट के साथ। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सच में कुछ लोग पहरे पर थे। वे वही आर्म्ड मर्सनरीज थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, लेकिन शियाओ ने कहा कि अब उनकी संख्या पहले से बहुत कम है। जो ने बताया कि शायद उनकी मेन फोर्स अब अंडरग्राउंड ज़ॉम्बी से लड़ रही है और बिंग से स्थिति की रिपोर्ट देने को कहा। बिंग ने रिपोर्ट दी कि थर्ड क्लास ज़ॉम्बी साउथ ईस्ट कॉर्नर में है और अभी तक नहीं हिले हैं, जबकि सेकंड क्लास ज़ॉम्बीज बीच के क्षेत्र में है, लेकिन उनमें से 2 को एलिमिनेट किया जा चुका है। जो ने तब कहा कि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है और अनुमान लगाया कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर साफ होगा। इसके बाद जो ने कहा कि वह ताकाहाशी के साथ रूट को रिकॉन करना चाहता है, जबकि शियाओ को रुकने को कहा। जो ने पूछा कि क्या ताकाहाशी डेस्टिनेशन देख सकता है और उसने पुष्टि की कि हाँ, वह लगभग 10 मीटर नीचे है। ताकाहाशी ने कहा कि वह तैयार है और जो को कसकर पकड़ने को कहा। वे सीधा वेयरहाउस में टेलीपोर्ट कर गए। ताकाहाशी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जो ने उसका मुंह ढक लिया और चुप रहने को कहा, ये चेतावनी देते हुए कि दुश्मन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। फिर भी ताकाहाशी ने देखा कि वहां गन पाउडर नहीं था, बल्कि कई वेपन्स रखे थे। इस बीच शियाओ को चिंता होने लगी क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। बहुत समय हो गया था जब से वे गायब हुए थे। फिर अचानक वे टेलीपोर्ट होकर वापस आ गए, उन सभी सप्लाईज के साथ जिनकी उन्हें जरूरत थी। ये गन पाउडर नहीं था, लेकिन तरह तरह के फायर आर्म्स थे। और भी जो ने कहा कि उन्हें मेडिकल सप्लाईज और मिलिट्री राशंस भी मिल गए थे। अब समझ में आया कि इतने सारे लोग उस वेयरहाउस को लूटना क्यों चाहते थे। फिर भी जो ने चेतावनी दी कि उन्हें अभी भी वापस जाकर उस जगह को पूरी तरह से साफ करना होगा, और शियाओ ने इस बार साथ चलने की अनुमति मांगी। ताकाहाशी ने कहा कि वह कोशिश करेगा उसे ले जाने की। इस बीच ज़ॉम्बीज को उस लड़के द्वारा मारा जा रहा था जिसके पास एक्सप्लोसिव बॉल्स थे, और जब एक ज़ॉम्बी ने उसे पीछे से हमला करने की कोशिश की तो उसे फैटमैन ने मार डाला। फैटमैन ने कहा कि वहां कई सेकंड एस ज़ॉम्बीज थे, और ओल्ड मैन ने जवाब दिया कि ये तो परफेक्ट था क्योंकि जब वे सब एक जगह हो तो क्रिस्टल्स ढूंढना ज्यादा आसान हो जाता है। हालांकि बॉल वाले लड़के ने शिकायत की कि वे असल में थर्ड क्लास ज़ॉम्बीज चाहते थे। फैटमैन ने जवाब दिया कि ये दिलचस्प है क्योंकि उसने कभी थर्ड एस ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन ओल्ड मैन ने समझाया कि इस तरह के ज़ॉम्बी से निपटना आसान नहीं होता। उनमें से कोई भी मर सकता है अगर उनका सामना हो जाए। वे इस जानकारी से विजिबली परेशान हो गए। तभी एक मर्सनरी वहां आया और बोला कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वह मदद मांग रहा था। बॉल वाला लड़का बोला कि वे उसे ऐसे मरने नहीं देंगे, लेकिन अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एक क्रिस्टल खाना होगा। अगर वह भाग्यशाली रहा तो वह भी उन्हीं में से एक बन जाएगा। मर्सनरी हिचकिचा रहा था, साफ दिख रहा था कि वह डरा हुआ है, और बॉल वाले ने उससे पूछा कि क्या वह डर रहा है और ज़ॉम्बी बनना चाहता है, और कहा कि उसे इतना डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे लोग चुने हुए हैं। लेकिन इसके पहले कि कुछ हो पाता, एक और मर्सनरी ने उस ट्रांसफॉर्मिंग आदमी को सिर में गोली मार दी और उसे वहीं मार डाला। पोल्का डॉट्स वाले आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा कि इसका मतलब क्या था, लेकिन मर्सनरी ने जवाब दिया कि बात तो साफ है और उस म्यूटेंट को रास्ते से हट जाने को कहा। बॉल वाले लड़के ने उससे पूछा कि क्या वह मरना चाहता है, लेकिन ओल्ड मैन ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि झगड़ा बंद करो क्योंकि ग्रुप की कोऑपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ओल्ड मैन ने यह भी कहा कि एक टीचर होने की सबसे मजेदार बात यही होती है कि सही शाखाओं को प्रून करने की ताकत होती है। उसने ये चेतावनी भी दी कि वहां सल्फर की गंध फैली हुई है और अगर उस मर्सनरी ने फिर से गोली चलाई तो वहां मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। मर्सनरी बहुत फ्रस्ट्रेट था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था और उसने आदेश मान लिया। उसने सभी को आदेश दिया कि अब से सिर्फ चाकुओं से मारा जाए, गोली नहीं चलाई जाएगी। इस बीच
तकाहाशी लगातार और सप्लाईज टेलीपोर्ट करता रहा। जो ने कहा कि अब इतना काफी है कि पूरे परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएं। उसने ये भी कहा कि उसने सोचा नहीं था कि सब कुछ इतना स्मूथली हो जाएगा, और फिर पूछा कि क्या तकाहाशी ठीक है और क्या वह जारी रख सकता है। तकाहाशी ने जवाब दिया कि वह ठीक है, लेकिन माना कि बार बार इतने बॉक्सेस ले जाना बहुत थका देने वाला है। शियाओ ने सुझाव दिया कि वे थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन जो ने जवाब दिया कि नहीं कर सकते, क्योंकि रैंक 2 ज़ॉम्बीज ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। फिर उसने तकाहाशी से फिर पूछा कि क्या वह मैनेज कर सकता है, और उसने पुष्टि की कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर तीनों फिर से टेलीपोर्ट हुए, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, तकाहाशी एग्जॉस्शन से गिर पड़ा। शियाओ ने पूछा कि क्या वह थक गया है, और जो ने जवाब दिया कि शायद उसने अपनी पावर का ओवर यूज कर दिया और बेहोश हो गया। जो ने शियाओ से कहा कि वह तकाहाशी की मदद करे, जबकि वह खुद जाकर सप्लाईज लाए। लेकिन इस बीच वह दूसरी ग्रुप पास आती जा रही थी और उसी मेडिकल रूम का दरवाजा खोलने ही वाली थी जहां वे अब छुपे हुए थे। तीनों बिल्कुल चुप रहे ताकि उन्हें कोई देख न सके। बॉल वाला लड़का बोला कि वहां अंदर सच में बहुत सामान है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतना रिस्क ले रहे थे। वहां इतने सप्लाईज थे कि सब लोग महीनों तक जिंदा रह सकते थे। प्रोफेसर ने याद दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फूड और मेडिसिन उनके थे। मर्सनरी ने जवाब दिया कि बिल्कुल, वे तो उनके ही थे। लेकिन अचानक एक मर्सनरी ने प्रोफेसर के सिर में गोली मार दी और उसे वहीं मार डाला। बाकी दो पर भी हमला हुआ और उन्हें भी गिरा दिया गया। फिर उस मर्सनरी ने उन पर हंसना शुरू कर दिया और कहा कि वे कितने रिडिकुलस हैं। उसने पूछा कि क्या उन्हें सच में लगा था कि वे सप्लाईज इतनी आसानी से ले लेंगे। कमांडर ने समझाया कि वे तो बस कुछ लकी म्यूटेंट्स थे जिन्हें कुछ कूल पावर्स मिल गए थे, लेकिन पूछा कि क्या वे सच में सोचते हैं कि वह सप्लाईज शेयर करेगा। उसने कहा कि अगर उन्हें ज्यादा फायदा चाहिए तो उन्हें ज्यादा ताकत दिखानी होगी। तभी सिर्फ बॉल वाला लड़का उसके मुंह पर हंस रहा था। कमांडर गुस्से में आया और पूछा कि वह क्यों हंस रहा है। बॉल वाले ने जवाब दिया कि इस एपोकलिप्स में पावर की कोई वैल्यू नहीं बची है। इस नई दुनिया में एक ही रूल है, सर्वाइवल उन्हीं का है जो सबसे बेहतर तरीके से अडेप्ट करते हैं। ओल्ड मैन, जिसे सिर में गोली मारी गई थी, फिर से खड़ा हो गया था। उसका सिर पूरी तरह से रिजेनरेट हो गया था। कमांडर ने डर के मारे उस पर कई बार गोली चलाई, लेकिन देखा कि गोलियां उस पर कोई असर नहीं कर रही। बिल्कुल परेशान होकर उसने मर्सनरीज को आदेश दिया कि वे सभी को मार डाले, लेकिन उसी वक्त मर्सनरीज खुद ही मारे गए, उस मर्सनरी द्वारा जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। जो ने ये सब देखा और कहा कि उसे पहले से ही ऐसे कुछ होने की उम्मीद थी। उसने तकाहाशी की तरफ देखा जो अभी तक नहीं जागा था, और समझ गया कि वे फिलहाल भाग नहीं सकते क्योंकि उनके पास टेलीपोर्ट नहीं था। उसे उम्मीद थी कि शायद तकाहाशी सही समय पर जाग जाए, लेकिन वह जानता था कि वे सिर्फ उसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इस बीच कमांडर पूरी तरह से डर गया था और चिल्ला रहा था कि वे उसके पास न आए। उसने चिल्लाकर कहा कि उसके पास पावरफुल एलाइज है और वे उसे नहीं मार सकते। टीचर ने तब पूछा कि क्या उसके पास वाकई पावरफुल एलाइज है। उसने कहा कि अफसोस की बात है कि अगर थे भी तो अब वे शायद सिर्फ कॉर्प्सेस बन चुके होंगे। उसने समझाया कि जब वे फिशिंग स्पॉट पहुंचे थे, हथियारे पहले से तैयार थे और उन्होंने शुरू से ही कोऑपरेशन का कोई विकल्प नहीं रखा, जैसे कि उन्होंने दूसरों के साथ किया। उन्होंने बस सभी को एलिमिनेट कर दिया। उसने कहा कि इस दुनिया में दो युग एक साथ नहीं चल सकते। उस कमांडर का युग अब खत्म हो चुका है। फिर उसने उसी कमांडर की गोली वापस उसी के सिर में दाग दी और उसे वहीं मार डाला। प्रोफेसर ने फिर उस ज़ॉम्बी बन चुके मर्सनरी से कहा कि बाहर अभी भी कुछ लोग हैं और उसे उनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह अभी तक अपने नए शरीर के साथ ठीक से अडेप्टेड नहीं हुआ था। पोल्का डॉट्स वाले लड़के ने पूछा कि क्या वह पहले से ही टालमटोल करना शुरू कर चुका है, और फैटमैन, जिसने वह बोल्ड शरीर अपना लिया था, बोला कि यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया हो। अब वह शरीर उसका था और ज्यादा विकल्प न होने की वजह से वह बाहर जा रहा था दूसरों से निपटने। बॉल वाले लड़के ने चारों ओर देखा और सोचा कि वे ये सब अकेले कैसे मैनेज करेंगे। तभी टीचर ने कहा कि इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, पहले उन्हें चूहों से छुटकारा पाना होगा। तभी जो को समझ आ गया कि वे उनके बारे में बात कर रहे थे। टीचर ने बताया कि फिशिंग एरिया के बाहर की जमीन गीली थी और वह आसानी से जूतों से चिपक जाती है, इसलिए ट्रैक करना आसान था। उसने ये भी कहा कि इन नौजवानों को अनुशासन की जरूरत है और पूछा कि क्या वे खुद सामने आएंगे या उसे उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा। इसी वक्त भाइयों ने अपनी पावर्स तैयार करना शुरू कर दिया और जो सीधे उसके पास गया। बॉल वाले ने उसे पहचान लिया और पूछा कि क्या वह वही है और शिकायत की कि वे पहले क्यों नहीं मिले।
जब बॉल वाला लड़का एक चार्ज्ड एनर्जी स्फीयर फेंकता है जो उसे ब्लॉक कर देता है। वह लड़का फिर भी मजाक करता है कि क्या वे सारे समय चूहों की तरह छुपे हुए थे, लेकिन जो को एहसास होता है कि उसकी योजना सफल रही। वह पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था और अगले ही पल उसने उसका सिर जमीन पर दे मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। जो ने कहा कि एक कम हुआ, फिर भी वह जानता था कि उसे घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। उस बूढ़े आदमी का नाम शेन हुआई था, जो एक सेकंड रैंक म्यूटेंट था और उसके पास सुपर सेल्स की शक्ति थी। शेंग हुआई उन्हें एक डरावनी शांति के साथ देख रहा था। जब दोनों भाइयों ने बुदस ब्लड का प्रयोग कर बढ़त लेने की कोशिश की, जो को जल्दी ही पता चला कि उसकी त्वचा स्टील जैसी मजबूत थी। इसलिए उन्होंने एक रणनीति बनाई। जो ने अपनी शक्ति को ग्रोथ की शक्ति के साथ मिलाया और एक ओर से हमला किया, जबकि उसका भाई दूसरी ओर से बुदस ब्लड से मारा, ये सोचकर कि शायद अंदरूनी नुकसान हो। हालांकि जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि वह बूढ़ा आदमी अब भी खड़ा था। वह सचमुच एक असली म्यूटेंट था और उसने उनकी कुछ शक्तियां भी अब्सॉर्ब कर ली थी। शेन हेई ने कहा कि वह सच में प्रभावित हुआ है। उसने कहा कि उस शक्ति की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और पूछा कि क्या जो के पास एक से ज्यादा पावर्स थी। उसने ये भी कहा कि वे लोग उसके ग्रुप में शामिल होने के योग्य थे। शियाओ भ्रमित था। उसने पूछा कि उसका मतलब क्या है शामिल होने से, और शांगी ने जवाब दिया कि वे वहां सप्लाईज के लिए थे, है ना? तो अगर वे उसके साथ जुड़ जाएं तो उन्हें भी सप्लाईज मिल सकती है। जो ने जवाब दिया कि वह उन पर जाहिर है भरोसा नहीं करेगा, लेकिन शंघाई ने कहा कि वे पुराने युग के अवशेषों से अलग है। अब सुपर ह्यूमंस इस दुनिया पर राज करने के लिए डेस्टिन्ड है। जो ने फिर पूछा, तो सामान्य लोग, उनका क्या होगा? शेनक्वाई ने जवाब दिया कि वे उस नई दुनिया की दीवारें बनाने के लिए पत्थर होंगे। जो गंभीर हो गया, पत्थरों के बारे में पूछा और अपने हाथ में नाइफ पकड़े साफ दिख रहा था कि वह अपने प्लान पर अमल करने को तैयार था। उसने पूछा कि क्या उनका मकसद लोगों को गुलाम बनाना है। शंघाई ने पूछा कि क्या उसने नई दुनिया देखी थी, और जो ने जवाब दिया कि उसे अपनी आंखों से देखने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ उस घिनौने बूढ़े आदमी को देखना ही काफी था। उसी पल जो ने तकाहाशी को उठाया, जो अब भी बेहोश था, और कहा कि वे जा सकते हैं। जब वह उस बूढ़े आदमी के पास से गुजरा, उसने कहा कि वह उन्हें एक एक कर ढूंढेगा और सबको नर्क में घसीटेगा। जाने से पहले जो ने एक लाइटर गन पाउडर पर फेंक दिया, जिससे वेयरहाउस में विस्फोट हो गया और वह पूरी तरह तबाह हो गया। इसी समय बिंग बहुत चिंतित थी। उसने पूछा कि क्या कोई कुछ सुन रहा है, क्योंकि अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ था। उसने कहा कि उसे पहले एक विस्फोट महसूस हुआ था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वेयरहाउस के अंदर थर्ड रैंक ज़ॉम्बी अब आजाद हो रहा था। उसने विस्फोट का फायदा उठाया और अब वह मुक्त था। वेयरहाउस के मलबे से भाई बाहर निकल रहे थे। जो ने कहा कि सब ठीक है और वह भी ठीक है। उन्होंने तकाहाशी के बारे में पूछा और जो ने कहा कि वह ठीक है, बस सो रहा है। शियाओ प्रभावित था। उसने कहा कि वह लड़का अब तक नहीं जागा। इतनी तेज आवाजों के बाद भी वह सच में एक अलग स्तर पर था। उसने यह भी कहा कि यह अफसोस की बात है कि सप्लाईज उड़ गए। जो ने जवाब दिया कि यह बेहतर था बनिस्बत इसके कि वे बुरे लोगों के हाथ लगते। जब वे चल रहे थे, जो ने टिप्पणी की कि ऐसा लग रहा था कि शंघाई इन सुपर ह्यूमंस के बारे में बहुत कुछ जानता है। जो ने कहा कि वह उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, बस इतना कि वे सब घमंडी कमीने हैं, बिल्कुल लिंग की तरह, और उन्हें खत्म करना जरूरी है। फिर उसने कहा कि अब उन्हें वापस जाना होगा, लेकिन अचानक मलबा हिलने लगा और कुछ उससे बाहर निकला। जाहिर है वह बूढ़ा आदमी शंघाई जिंदा था और पूरी तरह से सही सलामत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बिंग अब पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने चेतावनी दी कि थर्ड रैंक म्यूटेंट अब चलने लगा है और उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। फैंग ने उसे शांत करने की कोशिश की, कहा कि पैनिक मत करो, क्योंकि शायद अंडरग्राउंड में सिग्नल सही काम नहीं कर रहा। उसने ये भी कहा कि तकाहाशी जरूर किसी भी खतरे से टेलीपोर्ट करके निकल जाएगा। फैंग ने मौका नहीं छोड़ा और उसे चिढ़ाते हुए कहा कि उसने नहीं सोचा था कि वह बिंग को अपने बेबी के लिए इतना चिंतित देखेगा, और उसने कभी नहीं माना था कि वह एक अच्छी माँ है। बिंग ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, या शायद है, कम से कम उसके लिए। फैंग ने फिर याद दिलाया कि जब उनका बेवकूफ पिता खदान में एक्सप्लोसिव से काम करता था, वह हमेशा परेशान रहती थी। आखिरकार उसे डर था कि एक दिन वह कोई पागलपन कर बैठेगा और खुद को उड़ा देगा। उसने ये भी कहा कि सिर्फ चिंता करना काफी नहीं होता, कभी कभी प्रैक्टिकल एक्शन भी जरूरी होता है। फैंग ने खुद से सहमति जताई कि जब मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो बेहतर है कि काम औरतें संभालें।
औरतें अब खुद लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी, ये सोचकर कि अब वे खुद ही इस समस्या को हल करेंगी। उधर शांगी भाइयों को बहुत परेशान कर रहा था। बुदस ब्लड की शक्ति का उपयोग करने के बावजूद लड़ाई बेहद मुश्किल हो रही थी। शियाओ ने पूछा कि क्या वह बूढ़ा अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। जो ने जवाब दिया कि यही सुपरसेल की शक्ति है। शानहेई ने सुना तो वह भी प्रभावित हो गया। बोला कि जो को उसकी शक्ति का नाम भी पता है। जो ने समझाया कि शंग होय की सेल्स में एक नया डिफेंस मैकेनिज्म है। जब उसके शरीर को खतरा महसूस होता है तो उसकी सेल्स उस खतरे के स्तर और नेचर के अनुसार खुद को मजबूत कर लेती है। उसने ये भी कहा कि जब यह एबिलिटी दूसरे स्तर पर पहुंचती है तो सेल्स सिर्फ खुद की रक्षा ही नहीं करती बल्कि खतरे को अब्सॉर्ब करके और अधिक शक्ति में बदल देती है। इसी वजह से वह अब इतना ताकतवर है। शेनहुआई ने इसके बाद एक जबरदस्त वार किया। दोनों ने किसी तरह उससे बचते हुए बुदस ब्लड का इस्तेमाल करते हुए पलटवार किया, लेकिन उनके हमले से उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। फिर शेनी ने ऐसा पलटवार किया कि दोनों को उड़ाकर दूर फेंक दिया। शाओ शाओ उसी समय बेहोश हो गया और अब सिर्फ जो अकेले खड़ा रह गया जो अपनी 2 पावर्स से लड़ रहा था। जब जो ने हमला किया तो शेन क्वेई ने बड़ी आसानी से उसे रोक लिया और यहाँ तक कि यह भी बताया कि उसकी सेल्स लगातार और ताकतवर होती जा रही हैं। उसने कहा कि खतरे का स्तर जितना ऊंचा होगा वह उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा जब तक उसकी सेल्स सक्रिय रहेंगी। उधर औरतें लड़ाई के इलाके के पास पहुंच चुकी थी। बिंग ने जमीन पर पड़े कुछ शवों को देखा और पूछा कि क्या यह भाइयों का काम था। फैंग ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि मरे हुए लोगों को गोली लगी थी। फिर उन्होंने एक और गोली की आवाज सुनी। एक और मर्सनरी मारा गया था। तभी वह फैट मैन वहां आया जो एक मर्सनरी के शरीर में प्रवेश कर चुका था। उसने शिकायत की कि एक बार फिर उसके कपड़े खून से भर गए और ठंडी निगाहों से बोला कि वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने आखिरी बचे मर्सनरी को भी मार दिया। मर्सनरी ने देखा कि वहां 2 औरतें थीं और उन्हें अपने हथियार गिराने का आदेश दिया। बिंग ने पूछा कि अब वे क्या करेंगी तो फैंग ने कहा कि उसे उस पर छोड़ दो और उन्होंने सरेंडर कर दिया। मर्सनरी ने उन्हें देखा और कहा कि वे थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही है। उसने पूछा कि क्या वे उन्हीं 2 लोगों के साथ थी जिन्होंने वेयरहाउस पर हमला किया था, लेकिन फिर बोला कि वे असल में बहुत सुंदर है और उनकी त्वचा भी बहुत चिकनी है। इसी वक्त उसने अपने बेटे को आवाज दी, लेकिन साफ था कि यह सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। जब उसने पीठ घुमाई, फांग ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से उसे डिजार्म कर दिया। मर्सनरी उसकी स्किल देखकर हैरान रह गया और गुस्से में बोला कि अब उसे और भी ज्यादा मजा आ रहा है। उधर जो को शैंगी ने गले से पकड़ा हुआ था। शैंगी ने कहा कि उसने उसके जैसा कोई नहीं देखा जो एबिलिटीज को तुरंत पहचान ले और 2 अलग अलग पावर्स का उपयोग करे। शेंगहुई ने कहा कि जो शायद पहले ही नई दुनिया को देख चुका है और उससे कहा कि वह उसे उसके सारे सीक्रेट्स बता दे। उसी समय जो ने एक ठंडी हवा को पास आता महसूस किया। शैंगी ने जोर दिया कि वह सब कुछ बता दे, लेकिन जो बस हंस रहा था। शेनहेई ने पूछा कि वह किस बात पर हंस रहा है तो जो ने जवाब दिया कि वह उसकी मूर्खता और घमंड पर हंस रहा है, ये सोचकर कि वह भगवानों द्वारा चुना गया है और वह इस दुनिया का राजा बन सकता है, लोगों को गुलामों और ज़ॉम्बीज की तरह ट्रीट कर सकता है। उसने कहा कि यही उसका पतन होगा। शैंक्वेई गुस्से से पागल हो गया, जो का गला और कस दिया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया, जिसे जो के मुंह से खून निकल आया। शैंक्वेई ने कहा कि ये सब बातें खोखली हैं और जो खुद भी उन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जो ने कहा कि अगर इस दुनिया में सच में कोई भगवान है तो शेनक्वेई बस एक ऐसा बच्चा है जिसे उन्होंने त्याग दिया है। ये सुनते ही शेनहुआई पूरी तरह बेकाबू हो गया और एक बड़ा हमला करने की तैयारी करने लगा, लेकिन जो अंतिम क्षण में बच गया। उसी वक्त शेनहुआई को एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। एक बर्फीले हाथ ने उसकी टांग पकड़ ली थी। उसने हैरानी से नीचे देखा और समझ गया कि वह 3rd रैंक्ड ज़ॉम्बी था। शेनहुआई ने पूछा कि क्या जो ने उसे धोखा दिया है। जो ने जवाब दिया कि वह खुद उसे नहीं हरा सकता था, लेकिन शायद इस रीइंफोर्समेंट से मुमकिन हो सकता है। वह ज़ॉम्बी जो बहुत ठंडा महसूस कर रहा था, उसने कहा कि उसे वह आग चाहिए और शेनहेई की तरफ बढ़ने लगा, जिससे उसे लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। जो ने इस मौके का फायदा उठाया, अपने बेहोश भाई शियाओ को उठाया और उसे घसीटते हुए वहां से भागने लगा। उसका प्लान था कि जब तक शेनहेई ज़ॉम्बी से लड़ रहा है तब तक वे निकल जाएं। उधर फैंग लगातार मर्सनरी को मार रही थी, उस पर वार कर रही थी। बिंग देख रही थी और सोच रही थी कि ये छोटी चींटी कितनी ताकतवर है। मर्सनरी खुद गुस्से में था, बोला कि वह मार्शल आर्ट्स कोच है, फिर भी एक औरत से हार रहा है। फैंग ने जवाब दिया कि अगर वह कोच है तो बस एक बहुत ही बेकार स्पैरिंग पार्टनर है। मर्सनरी चिल्लाया कि वह उसे मार डालेगा और उसकी गन छीनने की कोशिश की। तभी फैंग ने बिंग से स्टील बैरल मांगा,
उसे मिलते ही उसने बैरल को उसके सिर पर पूरी ताकत से मारा और बिना हिचकिचाहट बैरल को उसके दिमाग में घुसा दिया, जिससे वह वहीं मर गया। फैंग ने फिर उसे देखा और कहा कि दोबारा कभी उसे कम मत आंकना। फिर उसने बिंग से कहा कि वह रास्ता दिखाए। उसी वक्त वह पोजेस्ड स्पिरिट चिया के शरीर में घुसने में सफल हो गया, लेकिन चिया ने समय रहते जवाब दे दिया और बिंग पर हमला होने से रोक लिया। फैंग ने उस पर नजर डाली और उसे लड़की के शरीर से बाहर निकलने का आदेश दिया। पोजेसिंग स्पिरिट हैरान था, सोच रहा था कि वह कैसे रेजिस्ट कर पा रही है, जबकि थियोरेटिकली उसकी कॉन्शियसनेस मिट जानी चाहिए थी। लेकिन जा ने जवाब दिया कि उसकी सोल बहुत कमजोर थी, इतनी ताकत का प्रयास करना तो दूर की बात है। फिर उस पोजेसर को एहसास हुआ कि वह किसी अजीब ऊर्जा से पूरी तरह जल रहा है और पूछा कि वह आग क्या है। अगले ही पल वह पूरी तरह चिया द्वारा प्यूरिफाई कर दिया गया, बिना किसी प्रतिरोध के। उधर शैंगी ने ज़ॉम्बी को पहले ही हरा दिया था और जोर जोर से सांस लेते हुए जो से पूछा कि क्या उसे लगता था कि वह उसे ऐसे ट्रिक कर सकता है। उसने कहा कि उसे अब समझ आ गया कि यह सब एक ट्रैप था, बस भागने की चाल। उसने इस प्लान को घटिया चाल कहा। शैंगी ने कहा कि जो अब यहीं मरेगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसी थर्ड क्लास ज़ॉम्बी ने उसका सीना चीर दिया। वह कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि उसकी सेल्स बर्फ से जम चुकी थी। वह रिजेनरेट नहीं कर सका और कुछ ही सेकंड्स में वह ज़ॉम्बी द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अब वह थर्ड क्लास ज़ॉम्बी सीधे जो की ओर बढ़ रहा था, गर्मी की भीख मांगता हुआ, एनर्जी के लिए तड़पता हुआ। जो आगे बढ़ा और एक वार करने में सफल रहा, लेकिन उसकी ब्लेड छूते ही जम गई। उसे समझ आ गया कि वह जिस भी चीज को छूता है वह जम जाती है। अब वह अपनी हाथ भी मुश्किल से हिला पा रहा था। उसकी गर्दन की वह चोट जो अभी तक ठीक नहीं हुई थी, वह भी जमने लगी। इसके बावजूद जो आगे बढ़ा, लेकिन एक क्रिटिकल पल पर ज़ॉम्बी के सिर पर एक प्यूरिफाइंग फ्लेम से वार किया गया। वह चिया थी, जिसने पूछा कि क्या उसके बेटे को मदद चाहिए। जो हैरान हुआ और पूछा कि क्या वे लोग अब तक पहुंच चुके हैं। दोनों ने पूछा कि क्या वह ठीक है। उन्होंने देखा कि उसका हाथ जमा हुआ है। जो ने कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसका भाई कहीं ज्यादा बुरी हालत में है। फैंग ने ज़ॉम्बी को देखा और पूछा कि क्या यह सच में कोई मॉन्स्टर है। जो ने पुष्टि की और फैंग गुस्से से भरी हुई बोली कि अगर उसने उसके परिवार को छूने की हिम्मत की तो अब वह मरेगा। उसने अपना प्यूरिफाइंग ब्लो चलाया, लेकिन ज़ॉम्बी ने अपने शरीर को जमा कर खुद को लगभग बिना किसी नुकसान के बचा लिया। तभी जो पहले से पोजीशन ले चुका था, उसकी पीठ के पीछे फ्लेम्स ऑफ प्यूरिफिकेशन से लिपटी हुई ब्लेड के साथ प्रकट हुआ। जब उसने फ्रीजिंग ज़ॉम्बी के सीने में वह ब्लेड घुसाई तो वह तुरंत इम्प्लोड हो गया और बिखर गया। जो ने गहरी सांस ली और कहा कि आखिरकार सब खत्म हो गया। चिया ने कहा कि उसे नहीं लगा था कि यह इतना कठिन होगा और अब परिवार शांति से एकजुट हो सकेगा। लेकिन बिंग ने करीब से देखा और समझ गया कि नहीं, वह अभी मरा नहीं है। अचानक उनके पीछे एक विशाल बर्फ की दीवार खड़ी हो गई। फैंग ने तुरंत एक और प्यूरिफाइंग फ्लेम का वार करने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी ने फिर खुद को बचा लिया। जो ने अपनी ब्लेड से हमला किया, लेकिन उस आइस बैरियर को पार नहीं कर सका। उसे समझ में आ गया कि वह उस चीज को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। अब बस एक ही तरीका था, उसे एक ही बार में खत्म कर देना, वरना वह लगातार रिजेनरेट करता रहेगा। जो ने जल्दी से इधर उधर देखा और जमीन पर एक क्रिस्टल देखा। उसने सोचा कि क्या वह क्रिस्टल उन लोगों के पास था जो पहले आए थे। उधर चिया सीधे ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। वह सोच रही थी कि ये कमबख्त वाकई बहुत ताकतवर है और बिना समय गंवाए उसने बिंग को भेजा कि वह श्याउस को, जो बुरी तरह घायल था, उठाकर ले जाए। दौड़ती हुई बिंग सोच रही थी कि यह कितना भयानक है कि उसकी स्किल्स डायरेक्ट कॉम्बैट में किसी काम की नहीं है। इसलिए उसने तय किया कि अब उसे फायर आर्म्स का इस्तेमाल बेहतर तरीके से सीखना होगा, तभी वह इस केओस के बीच किसी भी तरह मदद कर सकेगी। उसी समय फैंग सोच रही थी कि उसका बेटा कहाँ है। तभी उसे एक पीछे से फेंका गया आइस क्रिस्टल लगा और वह बहुत सारा खून थूकते हुए गिर पड़ी। जो ने यह देखा और चिल्लाया कि क्या वह ज़ॉम्बी अभी अपनी गार्ड नहीं गिरा रहा था। अब उसने कहा कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है कि वह उसके परिवार को छुए तो अब उसे उससे ही निपटना होगा। उसी पल सिस्टम एक्टिवेट हुआ और बताया गया कि जो का बुदा ब्लड इवॉल्व हो गया है। उसका शरीर एनर्जी से फट पड़ा और वह इतना ताकतवर हो गया कि सिर्फ एक पंच से ही उसने ज़ॉम्बी को दूर फेंक दिया। फिर भी ज़ॉम्बी फिर उठा और पलटवार करने की कोशिश की। उसने दर्जनों आइस थॉर्न्स फेंके, लेकिन जो ने सिर्फ एक वार में अपने सामने की हर चीज को काट डाला, यहाँ तक कि उस ज़ॉम्बी को भी, जिसे उसने 2 हिस्सों में बांट दिया और वह आखिरकार हार गया। सुबह होने पर जो ने गहरी सांस ली और कहा कि अब घर चलने का समय है। और बस दोस्तों, इस इनक्रेडिबल कहानी का एक और इंसेन चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये एपिक बैटल पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें।